वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आ चुके हैं आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के 9th लेक्चर है बच्चों। ये 9th लेक्चर हमारा होने वाला, जो लोग 8 लेक्चर तक नहीं देखे वो फटाफट से जाकर के 8 लेक्चर कवर कर लें ताकि चीजें आप तक आगे पहुंचने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो बच्चों फटाफट से कुछ चीजें पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या हमने कल देखा था? तो कल तो हमने पढ़ाई करी और बायो-सेवर्ट के लॉ के एप्लीकेशंस देखे, ये तो बातें होगी पढ़ाई की। लेकिन आज कुछ नए हमारे पास नोटिस आ चुके हैं। वो नोटिस आपके पढ़ाई को लेकर के हैं। हालांकि आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग 2021 में जो एग्जाम देंगे वो नॉर्मल होने वाला है। आपके लेस सिलेबस के साथ 30% रिड्यूस सिलेबस के साथ होगा, जो कि आप देंगे। लेकिन जैसा कि आज सुनने में आ रहा है कि 2021 से जो बच्चे हमारे नए ज्वाइन होंगे उनको करना होगा नए सिलेबस के साथ, नए टेक्निक के साथ पढ़ने की तैयारी। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे फाइनल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अब सेमेस्टर के साथ भी चलना होगा। तो क्या है सेमेस्टर सिस्टम, वो हम जरूर बताएंगे। उसके लिए आप वीडियो को अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक पहले हम लोग आज वापस से पढ़ाई को जारी करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। और नेक्स्ट एप्लीकेशन होने वाला है बच्चों, वो है किसी धारावाही चालक छड़ जिसकी लंबाई परिमित है, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब टॉपिक ये होने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, परिमित लंबाई के धारावाही चालक। तो ये परिमित लंबाई के धारावाही चालक के बारे में बात हो रही है। परिमित लंबाई के धारावाही चालक, ठीक है। तो परिमित लंबाई के धारावाही चालक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर हो जाता है। इस स्ट्रेट कंडक्टर में मैंने करंट पास करा दिया है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट आई। ओके, नाउ अब मैं बात करूं कि अगर इसकी लेंथ जो है फिलहाल के लिए काफी है लेकिन परिमित है। तो इस छोटे से यहाँ पे खंड की बात मैं करूं, इस छोटे से खंड का नाम रख दिया जाए AB। AB छोटा सा खंड होने वाला है बच्चों, जहां पर AB का नाम हम ML रख देते हैं और यहां पर हम M और N रख देते हैं इस कंडक्टर की लेंथ जो हम परिमित लंबाई का लिए हुए। ओके, ना जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां पर वो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये कहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो कितनी दूरी पर होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। मैं फिलहाल R दे रहा हूं ताकि आपकी बातों को मैं यहां पे दिखा सकूं जो बायो-सेवर्ट में किया था। जब मैं P से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने सपोज कर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज dB, जो कि इस छोटे से खंड dl के कारण यहां पे देखने को मिलता है। ओके, एक काम करता हूं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मुझे एक कॉमन डिस्टेंस मिल जाए। ओके, अभी आपको भले समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार, फिर उसके बाद ये चीजें और आसानी से क्लियर होंगी। अब मैंने क्या किया है कि अब मैं पॉइंट P को ज्वाइन कर रहा हूं इस छोटे से खंड से। ठीक है, पॉइंट P को मैंने ज्वाइन कर लिया है इस छोटे से खंड से, और ये जो ज्वाइन किया है इस खंड की जो दूरी थी वो मैंने क्या मान रखा हुआ है, स्मॉल r मान रखा हुआ है। ओके, दिस इज स्मॉल r। ये बहुत छोटा है बच्चों, इसको हम लोग स्मॉल सेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, ये हटा दिया इसको। अब क्या करना है कि ये जो सेक्शन है फिलहाल के लिए, ये मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। ये छोटा सा थीटा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, ये छोटा सा थीटा कोण बना रहा है और इस छोटे से खंड को मिलाने वाली रेखा जो है वो स्मॉल r है और ये छोटे से खंड की लंबाई dl है। इसका करंट I पास हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायो-सेवर्ट के अनुसार AB dl है वो, ठीक है।
ए बी खंड, डीएल के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई होप ऑल यू नो, ये जानते हैं आप लोग थीटा की वैल्यू यही होगी क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है खंड, तो ये जो एंगल यहां पर होगा ये वाली लंबाई लगभग बराबर होने के कारण ये वाली एंगल को भी आप थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ये चीजों को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आप तक ये प्रॉपर पहुंचे। ओके, ये लीजिए मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन इसको आप बड़ा जरूर देख रहे हैं लेकिन ये बड़ा नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करा हुआ है, ठीक। ये है बच्चों आपका आर, ओके रिमेंबर, और ये है बच्चों आपका डीएल, ओके डीएल छोटा सा खंड, इसका नाम आपने ए बी रख डाला था। और फिलहाल के लिए मैं अगर बात करूं कि यहां पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो केवल इसके कारण नहीं, हर छोटे छोटे खंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीबी अलग अलग होगी क्योंकि ये खंड ऊपर ऊपर जाएगा तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, डिस्टेंस भी अलग अलग आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो बात आती है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैं चाहता हूं कि इस कंडक्टर से कॉमन डिस्टेंस पर मिले, यही कारण था कि मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला था। आई होप क्लियर हो रहा है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, फिलहाल मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको r भी मेजर कर सकता हूं। जब यहां से परपेंडिकुलर मैंने डाला तो इसका नाम मैंने रख दिया क्या, इसका नाम मैंने सपोज कर लिया व्हाट, o, दिस इज OP, परपेंडिकुलर डाला है हमने, ठीक। ये लीजिए, जो बच्चे चाहें तो यहाँ r यहाँ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई बाउंडेशन नहीं होगी ना। अब मैं बात करूंगा कि अगर इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या यहां से यहां के कारण मैं सबका निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और मान लिया कि ये जो पूरा है वो कुछ फाई एंगल पर है, जो खंड है वो ओरिजिन से फाई एंगल पे है, तो इसी फाई एंगल पर है, तो ये जो छोटा सा पार्टिसिपेंट है, ये जो छोटा पार्टिसिपेंट डीएल दिखाई दे रहा है, ये उसी का कोई मेंबर होगा, और ये क्या होगा, डी फाई, उसी का कोई मेंबर है। तो ये मान लिया मैंने छोटा सा मेंबर है जो कि डी फाई है, क्योंकि चाप बहुत छोटा है, आर्क बहुत छोटा है, तो ये एंगल भी बहुत छोटा होने वाला है और बहुत छोटा है, डी फाई है। ओके नाउ अगर मैं डी फाई के टर्म्स में लाना चाहूं, कोशिश करूं कि मैं थीटा को डी फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो कैसे करूंगा? तो पी से यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये बी से जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पर आप नाम इसका रख दीजिए क्यों रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्यों रख दीजिए। तो बी क्यू क्या कर दिया आपने, परपेंडिकुलर डाल दिया, और जैसा ही आप यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एक नए पार्ट में डिवाइड कर देता है इसको, तो ये 90 डिग्री बच्चों, ये 90 डिग्री, ओके फाइन। अब इस 90 डिग्री की वजह से, ठीक है, फिगर बी से बच्चों मैं करने क्या वाला हूं, थीटा को हटाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं थीटा के सामने कॉमन साइड है और ये क्या है, इस लंब के सामने कर्ण, तो लंब और कर्ण इंक्लूड किसमें कर सकते हैं, साइन में। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है, बी क्यू, ये क्यू है बच्चों, ये क्यू है, तो बी क्यू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए बी, ओके ये हो गया। सिमिलरली मैं बात करूं बी क्यू के बारे में, तो बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अगले सेक्शन की, इस वाले सेक्शन की, तो इस वाले सेक्शन में तथा अगर मैं इधर वाले सेक्शन में आ जाऊं तो इस वाले सेक्शन में यहां पर आपने P दे रखा था, तो इस वाले सेक्शन में 90 के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, 90 के बगल में परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस बच्चों, तो ये हाइपोटेनस से चेंज करना होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं अगेन साइन डी फाई जो कि बहुत छोटा है, तो आप इसको बाद में रिप्लेस कर लीजिएगा फाई से, और यहां पर बच्चों हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस मतलब बीपी अपॉन बी क्यू अपॉन
हाइपोटेनस बीपी। ओके, ये हो गया बच्चों। यहां इन दोनों में हम ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि बीपी साइन डी फाइव इज इक्वल टू बी क्यू। इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वेशन कुछ नाम देना चाहे दे सकते हैं इसको भी। तो इस वाली वैल्यू में इस वाले ट्रायंगल का बात हुई थी और इस वाले में इस वाले ट्रायंगल की, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये छोटा है, सिंस d5 इज स्मॉलर, देन हम इसको d5 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि छोटे कोण में एंगुलर फंक्शन साइन के कोण के बराबर होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं दोनों को इक्वल। तो AB बच्चों क्या है, AB है आपका dl साइन थीटा, जो कि थीटा छोटा नहीं, और यहीं पे ये बराबर इसके होगा। तो BP क्या है बच्चों, R, रिमेंबर R है BP, और यहां से BP अगर R है तो हम यहां पे लिख सकते हैं R के साथ साइन D5 को हटा के D5। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ, इक्वेशन नंबर 2 ये हुआ। अब यहां से dl साइन थीटा को हटा जा सकता है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 व 2 से? तो समीकरण 1 व 2 से हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 आप देख ही रहा है। तो नया जो इक्वेशन मिलेगा वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे आपका I था और I के साथ आप dl sin थीटा को हटा के r d5 लिख दीजिएगा, क्योंकि d5 छोटा है। यहाँ पे आप r स्क्वायर लिखे थे, एक कैंसिल हो जाएगा, और साथ में बच्चों मिलेगा आपको dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I d5 अपॉन r। फिर प्रॉब्लम, r जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, तो r को हटाना है कॉमन डिस्टेंस x के साथ। ओके, कॉमन डिस्टेंस x के साथ कैसे हटाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, BOP, हाँ बिल्कुल। और ये जो है पार्टिसिपेंट ये 5 बना रहा है। तो फिर पुनः बच्चों ट्रायंगल ले लीजिएगा, राइट एंगल BOP में cos 5 कैसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर, ये मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, लेकिन ये पता x और ये पता है r। ओके, तो यहां पर मैं x को r के साथ लिखना चाहता हूं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस x और हाइपोटेन्यूज r, तो आधार बटा कर्ण x बाई r लिख सकते हैं क्या। यहां से अगर आप चाहें तो स्मॉल r इज इक्वल टू लिख सकते हैं x बाई cos 5। ये cos 5 ये वैल्यू मिल गई आपको 3, ठीक। इस 3 वाले इक्वेशन को फ्रॉम अबव सेटिस्फाई करा दीजिए, फ्रॉम अबव मतलब उपरोक्त समीकरण से। उपरोक्त समीकरण बच्चों ये देख ही रहे हैं आप। तो dB बच्चों, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I d5, r के जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये d5 तो रहेगा। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जगह पे आप रखेंगे x बाई cos 5, तो cos 5 बच्चों ऊपर आ जाएगा, तो cos 5, और साथ में आपका है I, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है आपका x और साथ में है आपका d5। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है ये वैल्यू जो निकाला इस छोटे से सेक्शन के कारण निकाला है, जो कि कहां पर है, P पर। अब इस छोटे से सेक्शन के कारण जो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, और किसके पदों में है, x के पदों में है और cos के पदों में, मतलब x और cos के पदों में। अब मैं चाहता हूं कि अब पूरा निकालना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू क्या कर रहा है, केवल एंगल। अब मैं चाहूं तो किसी भी एंड तक निकाल सकता हूं। अगर मैं चाहूं ऊपर तक जाना तो ऊपर तक मैं कोई एंगल मान लेता हूं φ2। अगर मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं तो नीचे का बच्चों φ1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से स्टार्ट करते हैं तो ये नेगेटिव एक्सिस में होता है, इसलिए -φ1 लिखा जा सकता है। तो -φ1 से स्टार्ट करिए और आप +φ2 तक आप किसी को भी इंटीग्रेट कर लीजिए, समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर
ठीक, समाकलन करने के लिए मैं इसको हटा देता हूं, अब इससे कोई मतलब तो है नहीं हमें। समाकलन करने पर कहां से कहां तक, तो आपको दिख रहा है -φ1 से +φ2 तक। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पुल निकाल रहा था, बी हो जाएगा कहां से, -φ1 से शुरू करिए और +φ2 तक जाइए। तो ये हो जाएगा μ0I/4 पाई, और ये है x बच्चों, तो x से तो कोई मतलब है नहीं, cos फाई का होना है d फाई। cos फाई का पहले बताइए मुझे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, cos फाई का इंटीग्रेशन जरा सोचिए बच्चों। साइन का बच्चों होता है आपका माइनस कॉस, और कॉस का क्या होगा, कॉस का क्या होगा बच्चों, साइन। तो यहां से आप b = लिख सकते हैं -φ1 to φ2, लिमिट तो रहेगा μ0I/4 πx, और इसका आपने किया साइन फाई आएगा, और लिमिट -φ1 से +φ2। ओके, अब वैल्यू आप फटाफट से यहाँ पे सेटिस्फाई कराइए लिमिट के साथ, क्योंकि आपको केवल n से m तक ही निकालना था, इसलिए लिमिट तो जरूरी थी ही। तो μ0/4 πI/x, और लिमिट जो है वो sin φ2 माइनस sin -φ1, और ये माइनस sin -θ = -sin θ। तो यहां से b = मिलेगा आपको 4 πI/x, और ये फाइनली हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2। तो ये मिला आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। मतलब इस पूरे खंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट P पर वो ये होगा। ओके, अगर मैं इसी को चाहूं तो फिर कॉस में भी व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे, और एक्स्ट्रा के लिए हम लोग दूसरे क्लास में, मतलब एसआरटी प्लस में, या फिर हम लोग जब देखेंगे कि आगे हमें कॉम्पिटेटिव के लिए, तो वहां पे हमें जानना होगा। फिलहाल के लिए इस साइन के टर्म्स में हो गया। जरा सोचिए, अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक खींच दूं, अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक खींच दूं, तब कोण कितना बनेगा। तो ये है आपका होमवर्क बच्चों। होमवर्क ये है आपका कि आपको पता करना है इसके बेसिस पर कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा, ठीक है, और दूसरा पता करना है सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा। ठीक है, ये दो आपका होमवर्क होने वाला है कि अगर ये कंडक्टर अनंत लंबाई का हो और एक कंडक्टर अर्ध अपरिमित लंबाई का हो तब क्या होगा। ये दोनों आपका होमवर्क होगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों आगे, और पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।